स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारा पहला प्रकरण चल रहा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत अब तक हमने लोकसभा, राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। इसी के अंतर्गत आगे हमने राष्ट्रपति का प्रारंभ किया था। राष्ट्रपति की योग्यताएं, नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद उन पर लगने वाले महाभियोग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की शक्तियों अथवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हमने राष्ट्रपति का अध्ययन प्रारंभ किया था तब हमने जाना कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और यह व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी आता है और संसद का अंग भी है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में जब हमने पढ़ा तब हमें इसके कुछ एक कार्यों के बारे में पूर्व में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अब हम राष्ट्रपति के ऊपर विस्तार से इसके कार्यों और शक्तियों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसकी सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी आपातकालीन। राष्ट्रपति की शक्तियों के सामान्यकालीन शक्तियों को अगर हम पहले पढ़ लें तो देखिए, राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह यदि कार्यपालिका के क्षेत्र में कार्य करेगा तो वह उसकी कार्यपालिका शक्तियां बन जाएगा। यदि वह विधि निर्माण के क्षेत्र में कोई कार्य करता है तो वो उसकी विधायी शक्तियां बन जाता है। वित्त के संबंध में जो उसके कार्य हैं वो उसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इस आधार पर हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कार्यपालिका, या फिर यूं कहें प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत संसद से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी करता है। हमने जब पहले लोकसभा का गठन पढ़ा था तो ये जाना कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कार्यपालिका के अंतर्गत शक्तियां आती हैं उनमें आती है इसकी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। इसके अंतर्गत देखिए कि जो राष्ट्रपति होता है यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसके अलावा यह राज्यपालों की नियुक्ति करता है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही तो करता है। फिर इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी के आदि विभिन्न ऐसे पद हैं जिनके पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति हो गई, जिसके अंतर्गत वह विभिन्न उच्च पदों के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। अब इन नियुक्तियों के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति करता है वह है शासन संचालन संबंधी कार्य।
शासन संचालन संबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? इसके अंतर्गत देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशनों को बुलाने का और बैठकों को स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना? इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और उसी मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ये बात और है कि इसमें इसके प्रधानमंत्री की सलाह रहती है, लेकिन ये कार्य कौन कर रहा है? मुख्य रूप से दिखाई कौन दे रहा है काम करता हुआ? राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच में विभागों के वितरण का कार्य राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना? तो ये हमारी राष्ट्रपति की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति या यूं कहें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आ गया। अब देखिए, वैदेशिक मामलों में अब इसके अंतर्गत जैसे आपने पहले देखा कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ एक विदेशों में भारत के राजदूत जाते हैं और भारत के अंदर विदेशों से कई राजदूत आते हैं। तो ये जो राजदूत होते हैं या यूं कहें अन्य देशों के प्रतिनिधि आते हैं, इनकी नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति करता है। अगर ये जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों के या हमारा कोई राजदूत दूसरे देश में होता है, तो ये अपने कुछ प्रमाण पत्र वगैरह वहाँ की गवर्नमेंट को देते हैं, हमारी गवर्नमेंट को विदेशों के व्यक्ति देते हैं। तो उन प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी हमारा राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भारत के विदेशों के साथ जो भी संबंध बनते हैं, जो भी संधियां होती है, जो भी समझौते होते हैं, वे सब भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजनयिक या कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना? प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है और मोस्ट ऑफ जो इसका काम है विदेशों के मामले में कि जितने भी भारत के संधियां समझौते होंगे सब किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। भले ही कोई भी व्यक्ति जा रहा है बात करने के लिए, लेकिन समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा इसी कार्यपालिका के अंतर्गत चौथा इसका जो कार्य है वो है सैनिक शक्ति। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान, ठीक है ना, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है? अब ये राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और सेनाओं का उपयोग यह संसद की सलाह से या यूं कहें यथास्थिति का ध्यान करने के बाद में आवश्यकता होने पर मंत्रिमंडल की सलाह लेकर के अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करता है। जब भी कभी आपातकाल में युद्ध की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति ही वो घोषणा करेगा, अन्य कोई व्यक्ति ये घोषणा करने का अधिकार नहीं रखता है। काम हालांकि सेना कर रही है, निर्णय लेने में संसद का सहयोग लेते हैं, लेकिन घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है ये महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, शासन के संचालन में संसद की बैठकें बुलाता है, स्थगित करता है और आवश्यकता पड़ने पर जो लोकसभा होती है उसको समय से पूर्व यदि भंग करना पड़े तो भी हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। और विदेशी मामलों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से विदेशों में जो राजनयिक नियुक्त किए जाएंगे और जो विदेशों के राजनयिक यहाँ नियुक्त होंगे उनका व्यवहार सीधा राष्ट्रपति से होगा और प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य राष्ट्रपति करेगा। भारत के द्वारा विदेशों में कोई भी संधि या समझौता किया जाता है तो वह राष्ट्रपति के नाम पर होगा और हमारा राष्ट्रपति ये
सेना के तीनों अंगों का प्रधान होता है। ये तो हो गई हमारी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। अब आगे चलते हैं, हम राष्ट्रपति की विधायी यानी कि विधायिका से संबंधित शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो दूसरी इसकी शक्तियां आती हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम देखें तो राष्ट्रपति जो है यह प्रशासन चलाने संबंधी कार्य करता है। प्रशासन संबंधी कार्य में क्या करेगा? संसद की बैठकें बुलाता है, उनको स्थगित करता है, और यदि किसी कंडीशन में मान लो लोकसभा जो है इसमें बहुमत नहीं है किसी एक दल के पास में, और गठबंधन की जो सरकार थी उसकी मेजोरिटी खत्म हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है ना? भारत में ऐसा अब तक 9 बार हुआ है कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना पड़ा हो। दूसरी जो इसकी विधायी शक्ति आती है वो है सदस्यों को मनोनीत करने की। मनोनीत ध्यान में ना सबके, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो ये 14 सदस्य हमारा राष्ट्रपति। राज्यसभा में तो कला, विज्ञान, साहित्य आदि किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, उनमें से 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को यदि उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो 2 व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। तो ये 14 सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, यह हमारी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने संसद की शक्तियां पढ़ते समय संसद के अंदर विधेयक जो आते हैं इनके बारे में पढ़ा था। इन विधेयकों पर 3 प्रकार से राष्ट्रपति अपना निर्णय दे सकता है। ये भी हमने जाना था कि या तो वह उसको हस्ताक्षर करके पास कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर वह उसको निषेधित कर दे, यानी कि अपने पास रख ले। तो विधेयक पर निषेधाधिकार ये हमारे राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि राष्ट्रपति यदि ऐसा समझता है कि इस विधेयक में कोई त्रुटि है या यह संसद के लिए पूरी तरह से उचित नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। अगर ऐसा लगे कि यह उचित नहीं है तो उसको अपने पास सीधा भी रख सकता है बिना पास किए हुए। फिर आती है एक आपातकालीन शक्ति। यदि संसद का आपातकालीन नहीं कह सकते अपन इसको, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसमें कंडीशन ये होती है कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, अब देखिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय में यदि अचानक किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है कि जो बनाना जरूरी है और इंस्टेंट उसकी जरूरत पड़ गई और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। अध्यादेश का मतलब कानून। अब कंडीशन क्या होती है कि यह जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है या संसद के सत्र में या 6 माह की अवधि में संसद के द्वारा यदि पारित कर दिया जाता है तब तो यह कानून स्थायी बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने बाद यह अध्यादेश जो है अपने आप खत्म मान लिया जाता है। तो अध्यादेश का मतलब हो गया यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय
आवश्यक रूप से किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है और उस स्थिति में बनाए गए कानून को 6 माह के भीतर या संसद का सत्र जब भी प्रारंभ होता है उस समय संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि पारित कर दिया जाता है तो वह स्थायी कानून बन जाता है, अन्यथा यह 6 माह बाद रद्द मान लिया जाता है। तो ये हो गई हमारी विधायी शक्तियां, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक संबंधी शक्ति में हमारा राष्ट्रपति यदि आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर जो भी विधेयक आते हैं संसद में उन पर निषेधाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। अब आते हैं हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की तरफ। तो यह हमारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। अब देखिए कि भारत के अंदर वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जब हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा था तो ये बताया गया था कि भाई लोकसभा को इस बारे में थोड़ी मजबूत स्थिति में रखा गया है क्योंकि यह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आने वाला सदन है। लेकिन इसके अलावा वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रपति है इसको भी काफी अधिकार दिए गए हैं। सर्वप्रथम हमने जब धन विधेयक के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत जब धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति हो गई कि भाई आप धन विधेयक यदि ला रहे हो तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और वह स्वीकृति मिलने के पश्चात ही आप लोकसभा के अंतर्गत यह धन विधेयक ला सकते हैं। फिर आता है धन विधेयक के अलावा हमारा जो बजट होता है, जो वार्षिक बजट आता है वो बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अब ये तो सबको पता है कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन वित्त मंत्री वो बजट जो है राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रस्तुत करता है। ये भी एक खास बात है ध्यान रखने योग्य कि हमारा बजट जो है वह हमेशा किसके नाम पर प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति के नाम पर। प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। तो हमारा वार्षिक बजट हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत होता है। धन विधेयक संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा हमारे वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे वित्त के संबंध में भी राष्ट्रपति को काफी सारी शक्तियां दी गई है। अब देखिए कि भारत के अंदर जो भी बजट वगैरह पास हो जाते हैं उसके अलावा आकस्मिक रूप से यदि किसी खर्चे की आवश्यकता पड़ गई, एक तो होती है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि, हर राष्ट्र के पास होती है। तो यदि आकस्मिक रूप से किसी अनिवार्य काम के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तो उस आकस्मिक निधि का प्रयोग भी कौन करता है, यह भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाला अधिकार क्षेत्र है कि वे वित्त के अंतर्गत यदि आकस्मिक निधि का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई काम के लिए हमें अनिवार्य रूप से जरूरत हो गई और उस समय हम संचित निधि में से बेसत्र के बिना तो निकालेंगे नहीं पैसे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी आकस्मिक निधि में से फंड दे सकता है और उसके लिए हम खर्च कर सकते हैं। फिर आती है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत एक तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि हमने न्यायपालिका को क्या करा है, भाई प्रशासनिक तंत्र से स्वतंत्र रखा है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अपन कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्याय सबके लिए समान होगा, करप्शन नहीं होगा, तो जो समाज होगा वह सही ढंग से काम कर पाएगा। तो इसीलिए न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहला जो काम है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी एक और अधिकार जो है राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में मिला हुआ है वो है क्षमादान का अधिकार। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि न्यायालय द्वारा दिया गया दंड
किसी व्यक्ति के लिए अत्यधिक कठोर है या इसमें दोबारा जांच की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम कर सकता है या उसे पूरी तरह से क्षमा भी कर सकता है। तो ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, शासन के संचालन के अंतर्गत सारे काम देखता है, जैसे संसद के सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को समय से पूर्व यदि आवश्यकता हो तो भंग करना आदि। विदेशों के मामले में हमारे न्याय मतलब राजनयिकों की नियुक्ति करता है, दूसरे देशों के न्याय जो आते हैं राजनयिक, उनके प्रमाण पत्र वगैरह स्वीकार करता है। देश के सारे संधियां समझौते वगैरह जो भी विदेशों के साथ होते हैं वे सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसके अलावा सेना के तीनों अंगों का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है। फिर आता है तो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति इसको मिली हुई है। विधेयक पर निषेधाधिकार ये दे सकता है यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि ये भाई जो विधेयक है यह पारित करने योग्य नहीं है तो उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से कानून का निर्माण करने के लिए अध्यादेश की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास बहुत से स्ट्रांग अधिकार हैं, जिनके अंतर्गत वो अपनी आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत करना है कि नहीं, इसका निर्णय भी राष्ट्रपति की अनुमति पर ही निर्भर करता है। फिर जो बजट होता है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर। इसके अलावा आती है हमारी न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको मिला हुआ है? राष्ट्रपति को। अब देखिए इस नियुक्ति के अधिकार के अंतर्गत आजकल एक व्यवस्था आती है जिसे कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। अब ये कॉलेजियम क्या है भाई? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसे न्याय के क्षेत्र की कोई विशेष जानकारी हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, न्याय की कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में कि कौन उस क्षेत्र का योग्य व्यक्ति है, कौन उस क्षेत्र में क्या क्वालिफिकेशन रखता है, और भाई कुछ भी नहीं पता है तो कैसे नियुक्ति करेगा? अकेला तो नहीं कर सकता। और प्रशासन राजनीतिक क्षेत्र से इसको मुक्त भी रखना है कि भाई राजनीतिक दबाव इस क्षेत्र पर नहीं आना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों का इंटरफेरेंस इसमें नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो एक तो होता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और 4 होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये 5 व्यक्ति मिलकर के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि भाई हमारे न्यायिक क्षेत्र में अमूमन व्यक्ति जो हैं ये योग्यता रखते हैं, इनके क्वालिफिकेशंस हैं या इनके कैरेक्टर संबंधी ये उच्च पदों मतलब उच्च इनके कार्य क्षेत्र में योगदान रहे हैं। इस प्रकार से ये जो 5 व्यक्ति होते हैं यह राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इस व्यवस्था को हम कॉलेजियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर आता है क्षमादान। तो क्षमादान जो है यह राष्ट्रपति का अपना एक विशेषाधिकार है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति को जो सजा दी गई है या अत्यधिक कठोर है या यह माफ करने लायक व्यक्ति है, इसको क्षमा किया जाए तो यह सुधर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अब हम देखते हैं हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।